नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। इस पेपर का नाम है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको विवाह विच्छेद टॉपिक के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधों की समाप्ति ही विवाह विच्छेद कहलाता है। फिर मैंने आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में बताया था और इसमें हमने पढ़ा था कि इस जो 1955 जो एक्ट है, इसमें दी गई विवाह विच्छेद संबंधी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। फिर हमने चर्चा करी थी विवाह संबंध की समाप्ति के बारे में। फिर न्यायिक पृथक्करण विवाह विच्छेद के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और हमने कुछ आधार बताए थे जिनके आधार पर विवाह विच्छेद की न्यायालय स्वीकृति दे सकता है। अब हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अन्य बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। विवाह विच्छेद, क्या हिंदू समाज में तलाक की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए? शुड डाइवोर्स बी परमिटेड इन हिंदू सोसाइटी? सदियों से हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता रहा है, किंतु वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं और कई लोग विवाह को एक सामाजिक एवं वैधानिक समझौता मानते हैं। इसी संदर्भ में तलाक के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। कुछ लोग तलाक को उचित बताते हैं तो कुछ अनुचित। क्या हिंदुओं में तलाक की अनुमति दी जानी चाहिए? इसके पक्ष एवं विपक्ष में दो मत हैं। यहाँ हम इन दोनों पर ही विचार करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि तलाक की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए अथवा तलाक के विपक्ष में तर्क, यानी कि विवाह विच्छेद के विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो इस प्रकार है। आज भी अनेक हिंदू विवाह विच्छेद को परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन एवं परिवार को विघटित करने वाला मानते हैं। उनके अनुसार विवाह विच्छेद का सिद्धांत हिंदुओं के सामाजिक प्रतिमान के लिए, जिसमें वे सदियों से रहते आए हैं, प्रतिकूल तथा विदेशी है। वे तलाक के विरोध में निम्नांकित तर्क देते हैं, यानी कि तलाक के विरोध में ये जो निम्नलिखित तर्क हैं। नंबर 1 पर है धर्म विरोधी, यानी कि विवाह विच्छेद धर्म विरोधी है। हिंदुओं में विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है। यह पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर तलाक के विपक्ष में दूसरा क्या तर्क है? पारिवारिक विघटन की संभावना। एक मत यह है कि तलाक से पारिवारिक विघटन की संभावना बढ़ जाएगी। पति पत्नी परस्पर एक दूसरे पर अविश्वास करने लगेंगे। तनावों एवं मनमुटावों में वृद्धि होगी। स्त्री अन्य पुरुष के बहकावे में आकर अपने पति को छोड़ देगी और पुरुष भी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित होकर उस पर अत्याचार कर सकता है और तलाक के लिए उसे बाध्य कर सकता है। पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन को भी जन्म देगा, अतः तलाक की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट है स्त्रियों के भरण पोषण की समस्या। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में, जहां अधिकांशतः स्त्रियां अशिक्षित हैं और अपने जीवन निर्वाह के लिए पति पर निर्भर हैं, तलाक होने पर वे बेघर बेसहारा हो जाएंगी। उनके सामने जीविका का संकट पैदा हो जाएगा। उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कई बार स्त्रियों को अनैतिक जीवन भी व्यतीत करना पड़ सकता है। चौथा पॉइंट है बच्चों की समस्या। तलाक के कारण बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनके लालन पालन शिक्षा दीक्षा की समस्या पैदा हो जाएगी और माता या पिता के अभाव में उनके व्यक्तित्व का भी समुचित विकास नहीं हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है तलाक की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। विवाह विच्छेद की छूट देने से लोग इसके आदी हो जाएंगे और वे एक के बाद एक
तलाक देते जाएंगे एवं पुनर्विवाह करते जाएंगे। इससे जीवन में ठहराव नहीं आएगा और अनैतिकता में वृद्धि होगी। और लास्ट छठा पॉइंट है तलाक के दुष्प्रभाव। इनके अतिरिक्त तलाक से संवेगात्मक संकट पैदा होता है। पति पत्नी की आशाएं टूट जाती हैं, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उनके अहम को ठेस लगती है, उनमें हीन भावना पैदा होती है। अतः उपरोक्त सभी कारणों एवं प्रभावों के आधार पर ही लोगों का मत है कि तलाक की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। अब हम तलाक के जो पक्ष में तर्क दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। विवाह विच्छेद का औचित्य अथवा तलाक के पक्ष में तर्क। नंबर 1 है इसमें समानता का अधिकार। वर्तमान में स्त्री पुरुषों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद का अधिकार केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी प्राप्त होना चाहिए। उन्हें भी असाधारण परिस्थितियों में अपने पति को त्यागने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा जो तर्क है इसके पक्ष के अंदर तलाक के, वह है पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए। वर्तमान में एकाकी परिवारों में पति के दुराचारी होने या वैवाहिक दायित्व न निभाने पर पत्नी व बच्चों का कोई अन्य सहारा नहीं होता। ऐसी दशा में स्त्री व बच्चों की रक्षा के लिए एवं परिवार को सुसंगठित बनाने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए। स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार मिलने पर उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही पुरुषों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। चौथा पॉइंट है वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। हिंदू विवाह से संबंधित समस्याओं जैसे बाल विवाह, बेमेल विवाह, दहेज, विधवा विवाह निषेध आदि से छुटकारा पाने के लिए विवाह विच्छेद का अधिकार स्त्री पुरुषों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है सामाजिक जीवन को संतुलित बनाने के लिए स्त्रियों को विवाह के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार न देने से समाज व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा। इस स्थिति से बचने के लिए एवं मानवीय दृष्टिकोण से भी स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। छठा पॉइंट है स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने से भारत की प्राचीन परंपरा व संस्कृति को संरक्षण ही मिलेगा। वैदिक काल और उसके काफ़ी समय बाद तक दोनों पक्षों को तलाक देने के अधिकार थे। मध्य युग में इन अधिकारों पर रोक लगी। इस प्रकार तलाक से हमारी भारतीय परंपरा व संस्कृति को कोई खतरा नहीं है, इससे तो उनका रक्षण ही होगा। और लास्ट में सातवां पॉइंट है जो तलाक के पक्ष में है स्त्रियों को तलाक का अधिकार देने से हिंदू विवाह पर लगाया जाने वाला यह आरोप कि वह एक तरफा व पुरुषों के पक्ष में है मिट जाएगा। यह दोनों पक्षों को समान रूप से सुदृढ़ बनाएगा। अब हम पढ़ेंगे विवाह विच्छेद के प्रति बदलते दृष्टिकोण के बारे में। विवाह विच्छेद के प्रति बदलते दृष्टिकोण, चेंजिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डाइवोर्स। वैदिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक के अधिकार प्राप्त थे। मध्य युग में पुरुषों को तो यह अधिकार प्राप्त था, किंतु स्त्रियों को इससे वंचित कर दिया गया और उनकी सामाजिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। विवाह की अविच्छेद प्रकृति के कारण स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ते गए। पति चाहे कितना ही दुष्ट स्वभाव का, दुराचारी, व्यभिचारी, रोगी एवं अपंग क्यों न हो, पत्नी को उसे परमेश्वर मानने को कहा गया एवं उसे त्यागने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 19वीं सदी में कई समाज सुधारकों का ध्यान इस समस्या की ओर गया तथा उन्होंने स्त्री की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने हेतु अनेक प्रयत्न किए। महात्मा गांधी ने भी इस ओर प्रयत्न किए। स्वयं स्त्रियों में भी अपने अधिकारों के प्रति चेतना विकसित हुई और अंततः 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्री पुरुष दोनों को तलाक का अधिकार प्राप्त हुआ।
भारत में विवाह विच्छेद संबंधी अधिनियम तो पारित हो चुका है, किंतु आज भी अधिकांश हिंदू इसके विरुद्ध हैं, क्योंकि इस अधिनियम का जन्म पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के प्रभाव के कारण हुआ, जो विदेशी है तथा भारतीय परंपरा व संस्कृति के विपरीत है। कई पुरुष यह नहीं चाहते कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, किंतु समय के साथ साथ विचारों में परिवर्तन आ रहा है। तलाक के प्रति लोगों के बदलते दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए कई समाजशास्त्रीय अध्ययन भी हुए हैं। इन अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि शिक्षा के प्रसार एवं स्त्रियों में आई जागरूकता एवं पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर किए जाने वाले अत्याचारों के कारण तलाक के पक्ष में वातावरण बनता जा रहा है। इस संदर्भ में एक बात ध्यान देने योग्य है कि तलाक की स्वीकृति केवल उसी समय दी जानी चाहिए जब यह नितांत आवश्यक एवं स्थिति असहनीय हो जाए। इसे अंतिम उपचार के रूप में ही चुना जाना चाहिए, ना कि एक सहज सुलभ तरीके के रूप में। मतलब सबसे लास्ट में जाके आपस में पति पत्नी की अगर नहीं बनती है, बिल्कुल ही गुजारा नहीं हो पा रहा, ऐसा लगता है कि आगे, तब जाकर तलाक की स्वीकृति दी जानी चाहिए और इसे उपचार के रूप में चुना जाना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से अपनी पुस्तक में डिटेल में और पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। धन्यवाद।